नाउ कल हमने ये देख लिया था कि हमारे ग्लाइकोलिसिस में क्या बना था, सबसे पहले हमारा पायरुविक एसिड बन गया, दैट इज। अब ये पायरुविक एसिड यहाँ शुरुआत में मैंने ग्लाइकोलिसिस ही दिखाई है कि आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज से आपका यहाँ पे अल्टीमेटली पायरुविक एसिड बन रहा है। यू कैन सी हियर कि आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज से फिर आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अल्टीमेटली आपको जो मिल रहा है दैट इज यू आर गेटिंग पायरुवेट। ये तुझे लास्ट में फाइनली तुझे पायरुवेट मिल गए कि नहीं मिल गए हमें ग्लूकोज से। मिल सिंगल गए। ग्लूकोज मॉलिक्यूल था जो हमारा यूटिलाइज हुआ था, और सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे कितने पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बने थे? कितने बने थे सर? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने बने थे? ऐसा 3? क्या मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मैं ये पूछ रहा वापस हूँ, बोल। एक सेकेंड, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारे ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल था वो सिंगल मॉलिक्यूल था जिससे हाँ हमें अल्टीमेटली पायरुवेट मिला था। ठीक है। एंड जो ये पायरुवेट मिला था हमें फाइनली, ये आपका पायरुवेट कितने मॉलिक्यूल्स बने थे यहाँ पे पायरुवेट के? 2। 2 मॉलिक्यूल बने थे, राइट। हाँ आपका ग्लूकोज था 6 कार्बन का, और आपका पायरुवेट जो बना वो कितने कार्बन का बना? दैट इज 3 कार्बन। 3। क्लियर ये वाली बात? हाँ अब यहां से आपके दो रास्ते बन जाते हैं पायरुवेट से। यहां से दो रास्ते बन गए। पहला, अगर ऑक्सीजन नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या बन रहा है हाँ पायरुवेट से? और अगर ले- ऑक्सीजन है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या बन रहा है पायरुवेट से? तो देयर इज टू डाइवर्जन। अब आपके पायरुवेट से दो रास्ते निकल गए। पहला, आ गया याद। हमने ये देखा कि भाई अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या हो रहा है। तो भाई अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो हम उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, राइट। इट इज कॉल्ड बिल्कुल। एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अब आप यहाँ हाँ ऑक्सीजन नहीं है साहब, तो हमने क्या देखा? दो चीजें हो रही हैं पायरुवेट से, दो चीजें बन रही हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं। या तो आपका लैक्टिक एसिड बन रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, या फिर आपका इथेनॉल बनता है, अल्कोहल बनता है, दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। ठीक। अब समझना, सबसे पहले हमने देखा कि भाई अगर ऑक्सीजन नहीं है तो सपोज करो मेरी बॉडी में बनने लग गया लैक्टिक एसिड, लाइक मेरी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, एंड उस केस में मेरी बॉडी में बन गया लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो मेरा पायरुवेट जो था वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और लैक्टिक एसिड जो बन रहा है इट इज ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दोनों ही सेम कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। दो पायरुवेट है तो दो लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल्स बनेंगे। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ, मेरी ग्लाइकोलिसिस में जो NAD आयंस थे, ये जो रिड्यूस होके आपके NADH और हाइड्रोजन आयंस बना रहे थे, प्रोटॉन आयन जो बना रहे थे, जब आपका ETS है ही नहीं यहाँ पर, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो ETS भी पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। समझे मेरी बात सृष्टि? हाँ है ना। तो आपका भाई NADH और हाइड्रोजन आयंस का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, जो ग्लाइकोलिसिस में बने थे उनका कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम ही नहीं बना तो भाई इनका क्या काम? फिर ये चेक किस काम के? तो इस काम के है ही नहीं चेक। तो ये क्या करते हैं, वापस से NAD आयंस रीजनरेट कर लेते हैं, इट अगेन रीजनरेट द बाउंस। आयंस। क्लियर बात? चेक बाउंस हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए वापस से क्या हो गए, वापस से रीजनरेट हो गए। क्लियर बात? ओके। ये पूरी प्रोसेस आपके किस एंजाइम की प्रेजेंस में हुई? दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ये काम हो गया सारा खत्म। अब दूसरी केस में हम देखते हैं कि भाई हमारा पायरुवेट से सपोज करिए इथेनॉल बन रहा है, और ये आपका कौन बनाता है? आपको पता ही, ईस्ट बनाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविस, राइट। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, सेम वही चीज कि आपका पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, लेकिन जो अल्कोहल बना ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल था। तो वही सेम, अब आपका एक कार्बन जो है उसको बैलेंस करना जरूरी है कि नहीं है? एक कार्बन को भी तो बैलेंस करना जरूरी है। पायरुवेट मॉलिक्यूल जो थे 3 कार्बन के थे, यहाँ इथेनॉल 2 कार्बन का बन रहा हाँ है, तो इसीलिए साथ में यहाँ क्या रिलीज हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपका एक कार्बन मॉलिक्यूल। क्लियर मेरी बात? ठीक है। श्योर? यहाँ पे फिर वही बात हुई सेम अगेन कि भाई ऑक्सीजन तो है ही नहीं, यानी ETS भी नहीं है। अब ETS नहीं है तो NADH और हाइड्रोजन आयंस जो बने थे ग्लाइकोलिसिस में उनका कोई रोल ही नहीं है आगे, तो वो अगेन फिर से NAD आयंस रीजनरेट कर लेते। इज इट क्लियर टू यू? हाँ अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो हमने देखा कि भाई हमारा ये प्रोसेस हो किस रही है, किस एंजाइम्स की प्रेजेंस में रही है, तो दैट इज आपका पायरुवेट से इथेनॉल जो बनाता है वो बनाता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। एंड यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिमूवल हो रहा है वो कौन कर रहा है? पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज का मतलब ही यही है, दैट इज आपका कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है यहाँ पे।
तो नाउ आपको अब एनारोबिक रेस्पिरेशन समझ में आ गया होगा। हाँ। अब सृष्टि मेरा क्वेश्चन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर फिर टोटल कितने एटीपी बन रहे हैं, कितने टोटल एटीपी मॉलिक्यूल्स तुम्हारे यहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन में बने? एनारोबिक में हाँ बता रही हूँ। एक सेकेंड। ये NADH वगैरह ये सब ये इधर इंक्लूड करना है? मेरा एक सीधी सी क्वेश्चन है जो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर टोटल कितने एटीपी बन रहे हैं, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, दैट्स ऑल। अब आई एम नॉट, मैं आपसे नहीं पूछा कि एनएडीएस से कितने बन रहे हैं कि कहाँ आपका डायरेक्ट एटीपी कितने बन रहे हैं, मैं ये नहीं पूछा, मैं आपसे सीधा बस एक क्वेश्चन पूछ लिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी आपके बन रहे हैं। कुछ कहा क्या? टेल मी, आंसर दिया क्या? नहीं पता। नहीं पता। अच्छा मुझे एक चीज बता, ग्लाइकोलिसिस के अंदर आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, क्या इसमें ग्लाइकोलिसिस हो रही है? ऑक्सीजन ही नहीं है, नहीं हो रही। अच्छा ओके। लेकिन लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है उसके अगर नहीं है वो सृष्टि तो। सृष्टि 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 शांताराम से, अब मुझे एक चीज बता, ग्लाइकोलिसिस तेरी कहां पर होती है, कौन से पार्ट में हो रही है ग्लाइकोलिसिस? जैसे आपकी क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, आपका ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? हाँ, वो तो एंजाइम आई एम नॉट गेटिंग एंजाइम इनर सेल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना समझना एंड देन इसके बाद एक आंसर देना। साइटोप्लाज्म वगैरह हाँ अपने थोड़ा। सारे लिविंग सेल्स। अब मुझे एक चीज बता, हमारी ग्लाइकोलिसिस जो है दैट इज ये हो रही है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताना, ये साइटोप्लाज्म क्या बैक्टीरिया के अंदर नहीं होगा? होगा। बैक्टीरिया के अंदर हाँ। होगा ना। अब हाँ। बैक्टीरिया के अंदर भी साइटोप्लाज्म हो रहा है, एक प्लांट के अंदर भी हम्म। साइटोप्लाज्म है, एक एनिमल सेल के अंदर हाँ। भी साइटोप्लाज्म। तो क्या तीनों के अंदर मैं बोलूं ग्लाइकोलिसिस हो रही है तो गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। यानी कि ग्लाइकोलिसिस आपका एक यूनिवर्सल पाथवे है, जो आपके यूनिसेलुलर के अंदर भी होती है, जो आपके मल्टी सेलुलर के अंदर भी हो रही है। अब उस मल्टी सेलुलर में चाहे आप प्लांट को कंसिडर करो, चाहे आपके एनिमल्स आए, सभी के अंदर ये आपकी हो रही है। सभी लिविंग्स के अंदर ग्लाइकोलिसिस हो रही है फिर? हाँ। गलत स्टेटमेंट तो नहीं है ये, ठीक है ना? सही तो नहीं। बात बोल रहा हूँ। चलो अब हम्म। मुझे एक बता, जब आपकी ग्लाइकोलिसिस एक बैक्टीरिया के अंदर भी हो रही है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस में कहीं पर भी आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ग्लाइकोलिसिस डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ ऑक्सीजन, उसको किसी तरह की ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको कहीं कोई एक्सियल मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है। क्रैब साइकिल को आपके ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सो आपका ग्लाइकोलिसिस से, मेरी एक बात को ध्यान से सुनना और समझना, ये चीज आपने पढ़ी भी होगी कि जब आपका ग्लाइकोलिसिस होती है तो यानी जब आपका ग्लूकोज बनता है, इस बात को समझना, जब मेरा ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज से मेरा जब पायरुविक एसिड बनेगा, तो यहाँ आपका क्या प्रोसेस थी, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस हो रही थी, हाँ। राइट। एंड इस पायरुविक एसिड से आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, और ये आपकी लिंक रिएक्शन थी, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। एंड देन ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है, ये क्रैब साइकिल में चला गया, दैट इज गोज इनटू द क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल से फिर ये आगे हम्म। चल के आपका क्या हुआ, दैट इज यहाँ NADH एंड FADH2 मॉलिक्यूल्स बने, हम्म। ये आपके चले गए ETS में।
ठीक है, दैट इज ऑल्सो आपकी एटीएस में पहुंच गई। अब आपका बच्चे पायरुविक एसिड से जो आपका क्रैब साइकिल में आपका एनएडीएच और एफएडीएच टू मॉलिक्यूल बने, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी ये प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इट रिक्वायर ऑक्सीजन। समझ गई बात मेरी? लेकिन हाँ आपके ग्लाइकोलिसिस जो आपके साइटोप्लाज्म में हो रही है लिविंग के, यहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो अब ये मैं कह सकता हूँ कि एनारोबिक बैक्टीरिया भी ग्लाइकोलिसिस कर सकता है। कर सकता है। समझ में बात आई? अब मुझे एक हम्म। चीज बता, नाउ अगेन मेरा सेम क्वेश्चन है, अगर ये बात समझ में आ गई कि आपके जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, अगेन माय क्वेश्चन इज दैट। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ग्लाइकोलिसिस हो रही है एनारोबिक बैक्टीरिया में भी, ये बात समझ में आ चुकी है तुम्हें? नाउ हाँ हाउ मेनी, एनारोबिक में ग्लाइकोलिसिस हो रही है। ऑब्वियसली अभी मैंने ऊपर बात बताई ना तुम्हें। हाँ तो वही ना, समझ रही हूँ ये बात को तो। अब मुझे बताओ कितने बनेंगे एटीपी मॉलिक्यूल्स? रेस, यस यस यस, क्या कह रही हो? हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स? और 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स, ओके। यू सेड 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन में बन रहे हैं, यही बात बोली ना तुमने? हाँ, अब मुझे एक चीज बताओ, ये 4 एटीपी कैसे बन रहे हैं, जरा मुझे कैलकुलेशन, मतलब जैसे भी बताए, जैसे भी सोच के बताया वो मुझे बताओ कैसे बने। वो एनएडीएच वगैरह मिल रहे हैं ना, तो नहीं नहीं 4 नहीं बनेंगे, रुको मैंने एफएडीएच का कैलकुलेट कर दिया। 2 एनएडीएच मॉलिक्यूल्स बन रहे थे ना, हाँ, 2 एनएडीएस मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलाइसिस तो बन रहे 6 एटीपी, तो 4 ईटीएस में चले जाएंगे, बाकी 2 हम यूज कर सकते हैं। हैं। अच्छा, तो कितने बन रहे हैं? हम नहीं बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम्हें? आपने 2 स्टेज बताई थी, एक एनारोबिक की और एक एरोबिक की। हम्म। एनारोबिक वाली वो प्रिपरेटरी फेज थी। नहीं नहीं, अब हमने कल ये देखा था कि भाई हमारा पायरुवेट जो था वो आपका फाइनली जो कन्वर्ट करता था फर्मेंटेशन में, आपका या तो लैक्टिक एसिड बना रहा है या फिर आपका क्या बना रहा है, दैट इज सीधा इथेनॉल बनाता है, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। अब यहाँ पे आपका अगर ऑक्सीजन है तब क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा क्या होता था फाइन, दैट इज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भाई मेरा जो पायरुविक एसिड है वो सबसे पहले क्या बना रहा था, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। और यहाँ पे आपके कुछ एंजाइम, कुछ को एंजाइम्स होते हैं जो साथ में रोल प्ले करते हैं, विच आर इसेंशियल, विच आर नेसेसरी। तो आपका यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज एक्ट एज ए कोफैक्टर। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे लाइक पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बनता है, यानी कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेज के अंदर कौन सा कोफैक्टर है, कौन सा मेटल आयन एज अ कोफैक्टर यूज होता है, तो आपका मैग्नीशियम जो है इट इज अ मेटल आयन जो एज अ कोफैक्टर यूज हो रहा है यहाँ पर पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाने के लिए। सेम ऐसे आपका कोएंजाइम ए और एनएडी प्लस, ये भी आपके कोएंजाइम की तरह यहाँ पर एक्ट करते हैं और इस प्रोसेस के लिए इसेंशियल होते हैं। अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। साथ में वही चीज सेम आपका पायरुविक एसिड 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, एसिटाइल एंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बना है ये आपका 2 कार्बन का बना है। तो एक कार्बन जो है उसको बैलेंस करना है, तो यहाँ क्या रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में बनी, दैट इज एक कार्बन आपका मॉलिक्यूल क्या बना है आपका यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह आपके एनएडीएस भी बनते हैं यहाँ पे, तो एनएडीएस प्लस हाइड्रोजन आयन जो बनते हैं ये कितने बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्योंकि आपके 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं तो आपके 2 ही एनएडीएस मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इज इट क्लियर सृष्टि? क्लियर। अब आपका यहाँ पे जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेज प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड, इसी को क्या नाम दिया, दैट इज आल्सो कॉल्ड लिंक्ड रिएक्शन। और ये कहाँ हो रही है, आपके मैट्रिक्स में होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, क्योंकि हम अब एरोबिक रेस्पिरेशन में जा रहे हैं, सो दैट्स व्हाई। अब आ जाते हैं नाउ आपका सबसे पहले क्रैब साइकिल पे। ये मैंने कल आपको बता दिया था कि आपका भाई क्रैब साइकिल जो होती है वो कहाँ हो रही है, मैट्रिक्स में हो रही है।
ठीक है, तो आपका जो बीच में येलो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस इज योर क्रैब मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स होता है। दिस वन, ये बीच बीच में जो भरा होता है ये सारा मैट्रिक्स होता है। एंड ये जो आपको बीच में दो लेयर दिख रही है रेड कलर की, ये आपकी क्या है, दैट इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये आपकी बायलेयर होती है, तो एक इसमें बाहर की तरफ प्रेजेंट लेयर और एक अंदर की तरफ लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है, दैट इज। नाउ आपकी क्रैब साइकिल में सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता था वो सिट्रिक एसिड बनता है। ये चीज पूछी जाती है, कौन सा पहला आपका स्टेबल कार्बन कंपाउंड बनता है क्रैब साइकिल में। तो पहला स्टेबल कार्बन कंपाउंड जो है, दिस इज योर सिट्रिक एसिड, जो यहाँ बनता है। और ये आपका क्या है, दैट इज, कल हमने स्ट्रक्चर में देखा था, ये आपका 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। ओके, तो ये आपका पहला क्या बना, 6 कार्बन मॉलिक्यूल बना। इस 6 कार्बन में से इसको 3 कार्बन तो जो मिलते हैं वो इसको कहां से मिल जाते हैं, इसके कार्बोक्सिल ग्रुप से मिल जाते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर में देखेंगे, दैट इज, एक ये है कार्बोक्सिल ग्रुप, एक ये है कार्बोक्सिल और एक ये, 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है। इन तीनों से इसको 3 कार्बन तो यहीं से मिल गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट, क्रैब साइकिल की बात कर लें। तो देखो क्रैब साइकिल में क्या होता था, आपका ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है सबसे पहले, और पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बना, जो आपका 2 कार्बन मॉलिक्यूल था। आपका ग्लूकोज 6 कार्बन था, नाउ हम फाइनली 2 कार्बन मॉलिक्यूल पर आ गए हैं, दैट इज आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम है आपका क्रैब साइकिल में, यानी कि आपके मैट्रिक्स के अंदर एंटर कर गया। तो यहाँ ये ऑक्सोलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है। इट फॉर्म सिट्रिक एसिड, जो मैंने अभी आपको बताया था, पहला कार्बन स्टेबल कंपाउंड है। और ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। आपका एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सोलो एसिटिक एसिड आपको दिखेंगे, दैट इज 4 कार्बन, यानी कि 4 कार्बन का मॉलिक्यूल और 2 कार्बन का मॉलिक्यूल जब आपस में मिले, उन्होंने 6 कार्बन का मॉलिक्यूल यानी सिट्रिक एसिड बना दिया। इज इट क्लियर? हाँ। चलो अब आ जाओ, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। हमारा सिट्रिक एसिड जो होता था, ये फाइनली आपका आगे चल के कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो होता है आपका 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप, ये इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल है क्रैब साइकिल में जो 5 कार्बन का होता है। इसके अलावा और कोई भी मॉलिक्यूल 5 कार्बन का नहीं होता है। 5 कार्बन का सिर्फ यही है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। इससे पहले के जितने भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो सारे 6 कार्बन के होंगे, और अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के बाद जितने भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो सारे के सारे 4 कार्बन के। इट इज द ओनली मॉलिक्यूल विच इज 5 कार्बन कंटेन। ये बात समझ में आ गई सृष्टि? वापस बताओ। मैंने ये कहा यहाँ से कि सिट्रिक एसिड जो होता था, इससे आपका अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है, जो आपका 5 कार्बन ठीक है। मॉलिक्यूल है। सिर्फ यही आपका अकेला 5 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसके अलावा कोई भी 5 कार्बन मॉलिक्यूल नहीं होता। इसके बाद जितने भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे 4 कार्बन। इज इट क्लियर नाउ? हाँ। चलो, अब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से आपका बनता है सक्सिनिक एसिड, जो आपका 4 कार्बन का है। यू कैन सी, आपका अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का था, ये आपका 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बना यहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो ध्यान से समझ। यहाँ पहले एक चीज देखो, सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड पर आओ, तो यहाँ आपको एक चीज दिखेगी। आपका सिट्रिक एसिड कितने कार्बन का था सृष्टि? 6। ये 6 कार्बन का था, राइट। अब इस 6 कार्बन मॉलिक्यूल से तुम्हारा जब यहाँ पे 5 कार्बन मॉलिक्यूल बना, तो मुझे एक चीज बता बेटा, यहाँ पे आपका एक कार्बन का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ये कार्बन कहाँ किस फॉर्म में जा रही है, दैट इज आपके इस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज होगी। इज इट क्लियर नाउ? गॉट इट? चलो, सेम जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, तो उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपका NAD आयंस थे, ये भी रिड्यूस हो गए, और इन्होंने क्या बना दिए, NADH प्लस हाइड्रोजन आयंस। क्लियर ये वाली बात? CO2 के फॉर्म में कार्बन रिलीज हो गया। हाँ, उसके बाद आपका NAD आयंस जो थे ये भी रिड्यूस हो गए, NADH और हाइड्रोजन आयंस बना दिए। क्लियर ये वाली बात? ठीक। अब सेम आपका यहाँ पे हो रहा है, यहाँ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है 5 कार्बन का, और सक्सिनिक एसिड है 4 कार्बन। तो यहाँ पे भी एक कार्बन का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ। तो यहाँ भी क्या हुआ, आपका 5 कार्बन से 4 कार्बन मॉलिक्यूल जब बने, तो आपका एक कार्बन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल गया। क्लियर? हाँ। एंड सेम वही चीज हुई अगेन, NAD आयंस जो थे वो रिड्यूस होके NADH प्लस हाइड्रोजन आयंस की फॉर्म में रिलीज हो गए।
तो आपके दो जगह पे NADH आपको साफ दिखते हैं, एक यहाँ बन रहा है NADH और एक आपका NADH यहाँ बन रहा है। इज इट क्लियर नाउ? हाँ, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं? एक मॉलिक्यूल बन रहा है NADH का कि दो मॉलिक्यूल्स? NADH का एक ही मॉलिक्यूल है। आपको अभी यहाँ पिक्चर में हम लोग एक मॉलिक्यूल्स एक रिएक्शन दिखा रहे हैं, राइट? तो आपको यहाँ पे हाँ, साफ दिख रहा है एक है। लेकिन बच्चे एक चीज याद रखो, पायरुवेट मेरे कितने मॉलिक्यूल्स बने थे? दो मॉलिक्यूल बने थे पायरुवेट के। हाँ, तो पायरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था, इसके भी तो दो मॉलिक्यूल बने। हाँ, हमने 2 जब ये कंसीडर इस किया क्रैब था। साइकिल में एंटर होंगे तो बेटा आपके दो ही मॉलिक्यूल तो एंटर हो रहे हैं। तो यानी कि हर जगह आप कितने मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हुए दिखाओगे या कितने मॉलिक्यूल्स बनते हुए दिखाओगे? दो। तो NADH कितने बन रहे हैं? यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। इज इट क्लियर? 2 सेम है, ठीक यहाँ है। भी दो मॉलिक्यूल बनेंगे। बात समझ में आ रही है ना सृष्टि? हाँ, हम दो रिएक्शंस को क्रैब साइकिल साथ में लेके चल रहे हैं, तो इसलिए आपके दो बनेंगे यहाँ, क्योंकि दो एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर हुए हैं। तो भाई दो एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर होंगे तो दोनों अपनी अपनी क्रैब साइकिल में दो दो मॉलिक्यूल बनाएंगे कि एक एक मॉलिक्यूल बनाएंगे? ओवरऑल कितने हो गए? दो हो गए कि नहीं? 2 क्लियर ये वाली बात? हाँ, नाउ अब आ जाओ आपका नेक्स्ट, इसी में ही क्या होता है आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मैंने अभी पहले भी समझाया था। क्या था आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन? जिनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। राइट। तो यहाँ पे आपके जो ATP और GTP बनेंगे, केवल एक पूरी क्रैब साइकिल में केवल यहीं पर ही आपके ATP और GTP बनते हैं जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। बाकी कहीं पर भी आपके डायरेक्टली ATP और GTP नहीं बन रहे। क्लियर ये वाली बात? हाँ, अब सक्सिनिक एसिड से आपका आगे चल के बनता है फ्यूमरेट। तो जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरेट बनता है तो यहाँ बीच में आपका FADH2 मॉलिक्यूल्स ये भी रिलीज हो गए। ठीक है, FADH जो थे वो रिड्यूस हो जाते हैं आपके FADH2, FAD ions that will get reduced into FADH2। ये यहाँ पे आपकी ये FAD थे, ये FAD ions किसमें रिड्यूस हो गए? FADH2। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर। एंड नाउ अल्टीमेटली आपका क्या हुआ कि फ्यूमरेट से मैलेट बना, और जब फ्यूमरेट से मैलेट बनता है तो यहाँ पर आपका वाटर रिलीज हो जाता है। तो आपने जब ग्लूकोज को देखोगे, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी हो, तो उसमें आपको अल्टीमेट प्रोडक्ट्स क्या मिलते थे? दैट इज आपको अल्टीमेट प्रोडक्ट्स मिलते थे वाटर, ग्लूकोज एंड देन उसके बाद कार्बन आपका एनर्जी। ये फोटोसिंथेसिस में होती थी। फिर उस ग्लूकोज का जब आप यूटिलाइज करते थे, ग्लूकोज का आप कंप्लीटली कंबशन करते हो। तो मैंने फर्स्ट डे आपको इस क्लास में समझाया था कि जब हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट का यानी सिंपल शुगर का कंप्लीटली कंबशन यानी कि उसका ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। तो यहाँ क्रैब साइकिल में आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी दिख रही है निकलते हुए दो जगह से, और वाटर भी रिलीज होते हुए दिख रहा है। तो आपको वाटर भी मिल गया एंड देन आपको क्या मिल गया? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपका क्रैब साइकिल में जो आपका ग्लूकोज था वो कंप्लीटली कंबस्ट हो गया, कंप्लीटली ब्रेकडाउन। बात समझ में आई? हाँ, तो अब आपका मैलेट बन गया फ्यूमरेट से, यहाँ वाटर रिलीज हो गया, यहाँ पे 4 कार्बन थे, यहाँ भी 4 कार्बन थे, कोई मेजर चेंजेस नहीं। अब मैलेट से जब ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनता है तो ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। लेकिन यहाँ पे आपका NAD आयंस अगेन रिड्यूस हो जाते हैं NADH प्लस हाइड्रोजन आयंस। लेकिन यहाँ कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रही, क्योंकि हमारा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड और हमारा मैलेट दोनों ही सेम कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर ये वाली बात? ठीक है। अब सृष्टि इस पूरी साइकिल को अगर देखोगे तो हमें क्या दिख रहा है? हमें यहाँ ये दिख रहे हैं कि हमारे 3 जगह पे NADH मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए, राइट? 3 जगह पे हमारे NADH मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए थे, बने थे। उन 3 में से 2 जगह पे तो आपके NADH के साथ साथ क्या रिलीज हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। केवल एक जगह पे आपका NADH जो था अकेले रिलीज हुआ, अकेला बना। इज इट क्लियर? राइट। इसी तरह आपका एक FADH2 मॉलिक्यूल बना, क्योंकि हम एक सिंगल साइकिल को कंसीडर करके चल रहे हैं। तो लेकिन मैं आपकी 2 मॉलिक्यूल्स की बात याद रखना कि भाई हमारे 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, तो ठीक है हमारा FADH2 भी कितने बनेंगे? यहाँ पे फाइनली 2 मॉलिक्यूल्स ही बनेंगे। इज इट क्लियर ना? हाँ, हाँ, चलो अब फाइनल आ जाओ कैलकुलेशन। ध्यान से समझो इस कैलकुलेशन को। अगेन आई एम सेइंग, हमारे यहाँ पे हमने देखा कि भाई हमारे 3 NADH बन रहे थे, ठीक है, 3 NADH थे, लेकिन हम 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम के साथ में कंसीडर करके चले जो आपका एंटर हुआ था, राइट? क्लियर? 2 मॉलिक्यूल किसके लेके चल रहे हैं? एसिटाइल कोएंजाइम के। क्लियर बात? हाँ, तो आपका 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, तो कितने टोटल NADH कितने बने? हमें 6 NADH मिल गए हमें। 6 और एक NADH हमारा कितने ATP मॉलिक्यूल बनाता है? 3।
3 तो 6 3 जा 18, तो हमारे टोटल कितने एटीपी मिले हमें? 18 एटीपी मिले थे। ये वाली बात समझ में आई? हमें 18 एटीपी मिल रहे हैं, वो किससे मिल रहे हैं? NADH मॉलिक्यूल से मिल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, क्रैब साइकिल में तो मिलेंगे नहीं ये 18 एटीपी हमें, ये हमें मिलेंगे कहाँ पे? ETS। डन, क्लियर? हाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। सेम आपका यहाँ पे हमने देखा, आपका एक FeDH2 मॉलिक्यूल था, तो यहाँ दो मॉलिक्यूल से हमने उसको कंपेयर कर लिया, तो आपके दो FeDH2 मॉलिक्यूल हो गए, और एक सिंगल FeDH2 से हमें 2 एटीपी मिलते हैं, तो यानी टोटल एटीपी हमें कितने मिले? 4। ये भी आपको ETS। 18 + 4 कितने हो गए? 22 एटीपी हो गए। 22 तो ये 22 एटीपी तुम्हें मिल रहे हैं, तो कहाँ मिल रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मिल रहे हैं या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मिल रहे हैं? बताओ। ये 22 एटीपी का, ये 22 क्या? एटीपी नहीं, ये क्वेश्चन है 22 एटीपी मिल रहे हैं तो कहाँ मिल रहे हैं? ये 22 एटीपी मुझे मैट्रिक्स में मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मिलेंगे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल के वहाँ मेम्ब्रेन में। ETS में ये जनरेट हो रहे हैं, तो हमें इनर माइटोकॉन्ड्रियल में ये 22 एटीपी मिलेंगे, राइट? अब हाँ हमें ये देखना है भाई, हमें टोटल एटीपी जो यहाँ हमें मिले थे, यानी यूज करने वाले एटीपी जो मिले थे, वो कितने मिले थे? सिर्फ 2 मिले थे। 2 एटीपी या GTP ले लो, जिनको आप कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है ना? सिंगल हम नहीं कंसीडर करेंगे, हम डबल कंसीडर करके चल रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज, आगे आ जाओ, नाउ कम टू नेक्स्ट। है। 1 मिनट सर, क्या? पीछे कर। क्या? अगर क्वेश्चन पूछ, तुम्हारा माइक बार बार बंद हो रहा है सृष्टि। एटीपी कितने बन रहे हैं क्रैब साइकिल में? हाँ, तो हम बोलेंगे 22 बन रहे हैं, क्योंकि क्यों NADH और FAD 22 एटीपी क्यों बोलोगे अभी? मैंने क्या यहाँ पूरी कंप्लीट आपको क्या कैलकुलेशन बता दी क्या? मैंने ये बताया कि नहीं, आपके NADH और FADH से जो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं वो 22 एटीपी मॉलिक्यूल मिल रहे थे, लेकिन ये क्रैब साइकिल के मैट्रिक्स में नहीं मिल रहे भाई, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं मिल रही है। ये आपको क्रैब साइकिल के थ्रू ही जनरेट हो रहे हैं NADH और FADH, लेकिन ये आपके ETS में जाएंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, एंड देन वहां पर ये 22 एटीपी जनरेट करेंगे। ये बात मैंने बोली। और उसके बाद मैंने आपको ये बात हो गई कि भाई यहाँ पे आपके क्रैब साइकिल में दैट इज 2 एटीपी और मिल रहे हैं, GTP कह सकते हो उनको आप, ठीक है, जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, जिनको हमने कहा था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, डायरेक्ट जनरेट हो रहे हैं, उनके लिए आपको कोई वेट नहीं करना पड़ता इन एटीपी की, ये डायरेक्टली वो यूज। FADH2 के थ्रू मिल रहे हैं। कौन से 2 एटीपी बेटा? मैं ये 2 एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? आई सेड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो क्या सबस्ट्रेट हाँ, लेवल जो फॉस्फोराइलेशन में एटीपी डायरेक्टली जनरेट हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? नहीं, वो तो हो रहे थे वही। हाँ ठीक है। तो मुझे एक चीज बता, अब ये 22 एटीपी यहाँ पे आपके जो डेवलप हुए आपके NADH और FADH2 से, प्लस आपके 2 एटीपी जो आपको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिले, तो टोटल एटीपी आपके क्रैब साइकिल में कितने बने? 24 बने कि नहीं बने? हाँ 22 कहाँ से बन गए? क्लियर बात? अब 24 बने, जिसमें से हम डायरेक्टली 2 यूज कर सकते हैं। 22 ETS में जाएंगे। हाँ, ETS में बनेंगे। समझ में आई सृष्टि? बात समझ में आई मेरी? हाँ ठीक है, तो दैट इज, ये बात हमने अब देख लिया कि भाई मेरे टोटल एटीपी 24 बन रहे हैं क्रैब साइकिल में, उनमें से 22 एटीपी तो मेरे ETS में यानी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाएंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और वहां जाके बनेंगे आपके NADH और FADH, और 2 एटीपी यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू डायरेक्टली बन रहे थे। क्लियर ये वाली बात? अब कैलकुलेशन समझ में आ गई वाली अच्छे से? हाँ चलो अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना, जितने भी मैंने एंजाइम्स के नाम ये ऊपर जितने भी हमने सबस्ट्रेट देखे, ये आपको कंप्लीट क्रैब साइकिल नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया उसमें NCERT में, ये कंप्लीट NCERT में नहीं दिखाई आप। इसको याद रखने का तरीका है, कंप्लीट आपकी जो क्रैब साइकिल है वो आप देखो, ये याद रखने का तरीका सिंपल सा, दैट इज क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेंस ऑफिस।
इस चीज को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस लाइन को याद कर लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसकी हेल्प से तुम सारे के सारे नाम को याद कर सकते हो। क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस, मतलब क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। सी दैट इज फॉर सिट्रेट, another C that is for cis aconitate, I that is for isocitrate, A that is for alpha ketoglutarate। एंड हमने अभी आपको बताया था जैसे अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है, ये इकलौता आपका 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। इससे पहले के जितने भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो सारे 6 कार्बन होंगे, और इसके बाद जितने भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो सारे 4 कार्बन होंगे। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट बनने के बाद अब आप जो भी बनाओगे वो सारा 4 कार्बन का बनेगा। तो A दैट इज फॉर अल्फा कीटोग्लूटारेट, S that is for succinyl coenzyme A, again S that is for succinate, F that is for fumarate, M that is for malate, and O that is for oxalate। Is it clear? सृष्टि, इसको तुम जितनी बार लिखोगे ना ये उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस में बनेगा और देन तुम्हें आसानी से याद हो जाएंगे सारे नाम। क्लियर ये वाली बात? ठीक है। इसके थ्रू तुम्हें ये पूरी सिट्रेट साइकिल जो है, स्क्रैप साइकिल, इसको याद करना है। Again, I am repeating, Cricket Council of India appoints smart staff for main office। तो इसमें फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो सारे के सारे आपके मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, मॉलिक्यूल्स के नाम आएंगे इनमें सारे के सारे जो आपके क्रैप साइकिल में बने। क्रिकेट काउंसिल दैट इज सी फॉर सिट्रेट, जो आपका पहला कार्बन कंपाउंड था 6 कार्बन का। देन अगेन सी दैट इज फॉर सिस एकोनिटेट, देन उसके बाद आई दैट इज फॉर आइसोसिट्रेट, देन इसके बाद ए अल्फा कीटोग्लूटारेट, S that is for succinyl coenzyme A, फिर again S that is for succinate, F that is for fumarate, M that is for malate, and O that is for oxalate। Is it clear now? Clear। इसको बनाना आज क्लास के बाद इसको कोशिश करना बनाने की खुद के हाथों से, अपने हाथों से प्रैक्टिस उतनी बनेगी। तो ये मैंने अगेन वो कंप्लीट आपको दिखा दी। सिस आपका एक्रोनिटाइल कोएंजाइम A जो था जब एंटर हुआ तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का था, इसके साथ इसने कंबाइन किया एंड आपका सिट्रेट बना दिया 6 कार्बन। सिट्रेट से बना सिस एकोनिटेट 6 कार्बन का, इससे बना दैट इज आइसोसिट्रेट 6 कार्बन का, आइसोसिट्रेट से बना ए से आया था ना अपॉइंट, दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड या ग्लूटारेट 5 कार्बन का। तो ये आपका 6 कार्बन से जब 5 कार्बन मॉलिक्यूल बन रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक कार्बन का लॉस हो रहा है, तो वो किस फॉर्म में दिखा रहे हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसके साथ साथ यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, दैट इज NAD आयंस रिड्यूस होके NADH और हाइड्रोजन आयंस बना रहे हैं। इज इट क्लियर? एंड देन इसके बाद आपका सेम वही कि आपका यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा कीटोग्लूटारेट जो था उससे आपका सक्सिनिल कोएंजाइम A बना जो आपका 4 कार्बन का था। तो वही प्रोसेस सेम हुई, आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ और NAD आयंस रिड्यूस होके NADH प्लस हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं। देन इसके बाद सक्सिनिल कोएंजाइम A से आपका क्या बना, सक्सिनेट। तो जब सक्सिनिल कोएंजाइम A से सक्सिनेट बनता है तो तुम्हें यहाँ पे ये याद रखना है, यहाँ ATP बनेंगे। सक्सिनिल कोएंजाइम A से याद रखना दैट इज फॉर ATP, A से याद रखोगे ATP बन रहे हैं, तो अब आपको भूलोगे नहीं फिर आप कि सक्सिनिल कोएंजाइम A से सक्सिनेट बनते टाइम आपका ATP बनता है। आपकी बुक्स में एक्चुअली में दिखाया ये कि आपका GDP से GTP बनता है। बेटा यहाँ पे हम इसको बोलते हैं GTP ATP कपलिंग, दैट इज कॉल्ड GTP ATP कपलिंग, इसको मार्क करो। इसमें मैं समझा देता हूँ होता क्या होता, आपका GTP ही है। जब सक्सिनिल कोएंजाइम A से सक्सिनेट बनता है तो इसमें क्या होता था, आपका जो एक फास्फोरस था वो आपका GDP जो होता है ग्वानिसिन डाइफॉस्फेट, वो इसको एक्सेप्ट करता था और इसको ट्रांसफर कर देता आगे। तो ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या, डाइफॉस्फेट से क्या बन गया, दैट इज आपका GTP बन जाता था, यानी ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। GTP फिर इस फास्फोरस को आगे ट्रांसफर कर देता है दैट इज ADP पर। तो ADP जब ये फास्फोरस ले लेता है तो ये अपना क्या बना देता था, अल्टीमेटली ATP बनाता है जिसको हम यूज करते थे। और आपका जो GTP था वो अगेन फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, GDP में। दिस इज कॉल्ड GTP ATP कपलिंग। कुछ बात समझ में आई अब? हाँ। यानी आपका यहाँ केवल फास्फोरस का ट्रांसफर हुआ, GDP के पास पहले फास्फोरस आया तो वो बन गया GTP बनते ही उसने उस फास्फोरस को ट्रांसफर कर दिया ADP पर। तो GTP जो बना था GDP उसको वापस फिर से अपनी पुरानी वाली फॉर्म में आ गया, ग्वानिसिन डाइफॉस्फेट बन गया। एंड देन अल्टीमेटली आपका ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के पास जब एक फास्फोरस आ गया तो उसने एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लिया। इज इट? अब आपका सक्सिनेट जो होता था नाउ कम, सक्सिनेट से आपका क्या बनता था, फ्यूमरेट। मैंने आपको बताया था सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बनता है तो बीच में आपका FAD आयंस रिड्यूस होकर FADH2 बनाते हैं। एंड फ्यूमरेट से जब मैलेट बनता है तो वाटर रिलीज हो गया, दैट इज इधर वाटर रिलीज हो गया, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो आपको वाटर भी मिल गया
कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई, मींस ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन यानी कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुका है। एंड मैलेट से फिर आपका जब ऑक्सोलोएसिटिक एसिड बनता था तो आपका NAD आयंस फाइनली रिड्यूस होके NADH प्लस हाइड्रोजन आयंस बना देते हैं। दिस इज क्लियर नाउ? क्लियर। तो आपको जो मैंने डेफिनेशन बताई ना शुरुआत में, वो एक तरीका, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। इस लाइन को याद कर लो, सारे के सारे क्रैब साइकिल में बनने वाले सब प्रोडक्ट्स आपको याद हो जाएंगे, आपको सारे मॉलिक्यूल्स के नाम याद हो जाएंगे, आपको ये भी याद हो जाएगा कौन सा 6 कार्बन का है, कौन सा 5 कार्बन, कौन सा 4 कार्बन। सिर्फ 5 कार्बन वाला याद रखो, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। इससे पहले वाले सारे आपके 6 कार्बन के हैं, इसके बाद सारे आपके 4 कार्बन के। तो दिस इज योर क्रैब साइकिल। कैलकुलेशन याद समझ में आ गई? हमारे यहाँ दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स आपके NADH के बन रहे हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल NADH के बने हैं, 2 मॉलिक्यूल यहाँ NADH के बने हैं। टोटल कितने बन गए? 6 NADH के मॉलिक्यूल। एक NADH से 3 ATP मिलते हैं, 6 3 18, यानी टोटल 18 ATP मॉलिक्यूल्स हमें मिले NADH से। FADH2 के भी सेम 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं यहाँ पे, तो 1 से 2 ATP मिलते हैं, तो 2 से कितने मिल गए? 4 ATP, दैट इज 22 ATP हमें यहाँ मिल गए। और यहाँ आपको डायरेक्टली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू डायरेक्टली यहाँ पे आपको GTP से GTP दिख रहा है, यानी 2 मॉलिक्यूल इसके भी बन रहे हैं, ATP भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो दैट इज 2 आपको कैसे मिले? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्रैब साइकिल। अब समझ में आ गई बेटा? आगे चलो फिर आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आज नहीं, ठीक है?